हेलो स्टूडेंट, परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे महादेवी वर्मा का रेखाचित्र और रानी के बारे में। अगले वीडियो में हमने देखा था कि जब रियासत यानी कि इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाली महादेवी वर्मा बचपन में कहाँ रहती थी, तो कि इंदौर में। वहाँ जब अंग्रेज बच्चों को गधे की सवारी देखकर वह करते देखकर उनको बहुत अचरज हुआ। उन्होंने सुना था कि गधे पर उसके नौकर, उन्होंने कभी सुना था कि अपराधियों को गधे पर वह चढ़कर देश निकाला जाता है। रामानी कहानियों में ये राजा अपराध, उसने एक दिन उसके नौकर से ये रामा से कहा तो पता चला कि राजा कोई अपराधियों को दंड देता है तो उसे गधे पर बैठकर देश निकाला जाता है। उसे गधे पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर उसे विश्वास नहीं होता और वो उसके नौकर से कहती है क्या क्या उसे भी दंड मिला है कि राजा के पास हमारी रामा। तब उनके नौकर रामा ने उनकी शंका का समाधान किया। उसने कहा कि इन्हें विलायत याद दिलाने के लिए पत्र देते हैं। तब हमने बाबूजी से कहा कि हमें भी एक छोटा घोड़ा चाहिए। यदि अन्य बच्चे घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा कि क्या मैं एक सफ़ेद टट्टू पर, क्या तुम सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तभी उस महादेवी कहती है कि तुम कहो ऐसे अपनी बात उस पर ऐसे ठेल देती है। अंत में अगुला गंभीर मुद्रा में उसे उत्तर दिया कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है, कि उसे तो ऐसा ही लगता था कि ये सफ़ेद टट्टू यानी कि गधे पर बैठते हैं, वो उसे कोई अपराध किया हो, उसे गुनाह किया हो, वही बैठ सकते हैं। पता नहीं हमारे बाबूजी ने यह हम पर इस पर डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमारे आंगन में एक चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम दान यानी कि बरामदे में बांधा गया था। बरामदा तो घोड़े को बांधने के लिए ही बनवाया नहीं गया था, अतः बाहर से एक टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा भी लगाया गया था और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की देखरेख के लिए एक साइस नामक नौकर भी रखा गया था। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आकर्षित हुए। हमारे तथा अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ और न किस नौकर के, क्योंकि रामा को तो हम नौकर ही नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो हमें डांट भी सकता है, हमें फटकार भी सकता है और हमारा कान भी खींच सकता है। और ये उसके साथ ऐसी आत्मीयता हो गई थी और बिल्ली के साथ कूदने में कष्ट से मुक्त हो सकते थे। बाबूजी से यह सुनकर भी यह टट्टू हमारी सवारी के लिए ही आया है। बाबूजी ने उसे कहा था कि ये टट्टू है वो तुम्हारी, यानी टट्टू यानी कि घोड़ी, ये घोड़ा है तुम्हारी सवारी के लिए ये आया है। हम सब 4-5 दिन में उससे रूठा और अप्रसन्न ही घूमते रहे। 4-5 दिन तक हम उसके साथ ऐसे ही रूठे रहे और अप्रसन्न यानी कि प्रसन्न नहीं थे उसके आने से। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे आगे। परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त ही कर ली, किंतु 4-5 दिन के बाद हम उसके साथ रूठे ही रहे, अप्रसन्न ही रहे, परंतु अंत में उससे हमारी ऐसी मित्रता हो गई। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। जब उसके नौकर से उसने पूछा कि उसका नाम क्या है, तब पता चला कि उसका नाम ताज रानी है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की ही सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा यानी गाथा सुनी थी। सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदैव हो गए। सदैव यानी कि दयालु, गाथा यानी कि कहानी। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह
वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकल दी गई। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या यानी कि जलन और सारा रोष, रोष यानी कि क्रोध, करुणा में पिघल गया। करुणा यानी कि दया। और हम उस पर अधिक आराम देने से उपाय सोचने लगे। उसका नाम क्या है, हमें रामा से पूछा, तब हमें पता चला कि उसका नाम ताज रानी है। वो सब उन्हें ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र तो हमने देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ताजमहल। ताजमहल के बारे में हम देखें तो ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ के शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में यह बनवाया था। यहाँ पर कई सारे सौंदर्य की झलक मिलती है। यहाँ 7 अजायबियों में से एक है ताजमहल। उसके चारों दरवाज़ों से देखें तो वह एक ही जैसा लगता है। और रामा और कल्लू माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की कहानी सुनते सुनते हमें उसके प्रति सदैव हो गए। सदैव यानी कि दयालु, कि हम कैसे उसकी कहानी सुनते सुनते माँ से, कि उनकी कहानी सुनते सुनते हम कभी उसके साथ दयालु यानी कि प्रेम भावना हो गई कि उसकी कल्पना ही नहीं रही। हमारी सारी ईर्ष्या, हमारा सारी जलन थी, जो क्रोध था, वो दया में बदल गया। और हम उसके अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे कि सबसे उसके थोड़े दिन तो उसके रूठे रहे, अप्रसन्न रहे, परंतु कब उसके साथ आत्मीयता हो गई, उसके साथ दया भावना हो गई कि हम सोच भी नहीं सकते। और अब हम उसको आराम देने के उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उनकी छवि आँखों से वैसी ही वसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी। खड़े छोटे कानों के बीच में ये माथे पर झूलता अयान यानी कि आप देख सकते हैं उसके बालों पर के घोड़े के गर्दन पर के बाल आप देख। वो कहती है कि वह इतनी सुंदर थी कि अब उसकी छवि आंखों से हलती ही नहीं है। हल्का चॉकलेटी रंग, चमकदार रंग जिस पर हमारी दृष्टि हटती ही नहीं है। छोटे एक खड़े छोटे कानों के बीच उसके जो छोटे छोटे कान हैं, उसके माथों पर झूलता अयान, जो छोटे छोटे कानों के बीच जो उसका बाल और गुच्छा, उसकी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने यानी कि नाग है, जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती है। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी वह क्षत विक्षत नहीं होता था। वह कहती है पारदर्शी, यानी कि जिसे आर पार देखा जा सके उसे कहते हैं पारदर्शी। क्षत विक्षत यानी कि घायल। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की ही चौड़ाई अधिक है। सुडोल मजबूत, सुडोल यानी कि स्वच्छ आकार, मजबूत पैर और सघन पूंछ को मक्खियों उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान, मोरछल यानी कि मोर की ही पूंछ के जैसा बना मोरछल, उस पर समय ही यह सब सूझने की बुद्धि ही नहीं, परंतु इतनी दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृतिपट यानी कि याद पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। नथुने यानी कि नाग, मोरपंच यानी कि मोर की पूंछ से बना हुआ जड़ू, सुडोल यानी कि स्वच्छ, क्षत विक्षत यानी कि घायल। वो कहती है कि वह इतनी सुंदर थी कि अब उनकी छवि आंखों से दूर होती ही नहीं। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, खड़े छोटे छोटे 2 कानों के बीच में झूलता अयान यानी कि बाल, और उसकी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नाग जिन्हें फुला फुला कर वो चारों ओर की गंध लेती है। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देखते ही उसकी गुलाबी ओठ वाला लंबा मुंह उसकी शोभा का अत्यंत बढ़ा देती है, जो लोहे चबाते रहने पर भी ही घायल हो जाती है। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है।
उसकी ऊंचाई भी अच्छी है और उसका मुंह भी लंबा है। उसके सुडौल यानी कि स्वच्छ सुंदर मजबूत उसका शरीर है और उसकी पूंछ मोरपंच की तरह क्रम में जैसे मक्खियाँ उड़ा रही हो। उस समय वह सब झूलने की बुद्धि में नहीं थे, परंतु इतनी दीर्घकाल यानी कि इतनी उम्र के बाद मैंने मेरी याद उतनी उम्र के बाद मैंने ये रेखा चित्र लिखा है, तो उसकी यादें स्मृतिपट यानी कि याद उसकी यादें मेरे मन में ऐसे उभर आती है कि जैसे कई अदृश्य यानी कि ऐसी याद मेरे मानस पट पर ऐसी छा गई है कि ये धुंधली यादें के लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं कि ये यादें हैं कि उसका सुडौल शरीर, उसकी बहुत लंबी पूँछ यानी कि मोर पीछ की तरह जो उसकी पूँछ है वो मक्खियाँ उड़ाती है, तो उसका ये शरीर, इसकी यादें मुझे ऐसे मेरे मानस पट पर छा गई है धुंधली यादें कि जैसे वह अग्नि के प्रत्यक्ष जल रही हो। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई। हम बार बार सोचने लगते हैं, होती तो हम रोजी और निकी के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते हैं। वह बार बार सोचते हैं कि वह कुछ छोटी होती तो हम रोजी और निकी की तरह हम अपने घर में भी रख सकते थे, किंतु यह तो बड़ी है, इसे हम कमरे में भी नहीं रख सकते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारा अराजकता का कार्यालय बना। वह कहता है कि रानी अपने कमरे में उसे इतनी बड़ी है कि उसे अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। अस्तबल यानी कि जो उसे रखा जाता है, घोड़ों को जो रखा जाता है उसे कहता है अस्तबल, रखने की जगह को। बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। उसकी अराजकता यानी कि अव्यवस्था कि वह बड़ी है, इसलिए हम उसे घर में भी नहीं रख सकते, इसलिए उसके घोड़े की जो घोड़े को बांधने की जगह है अस्तबल, उसमें ही रखा जा सकता है। यह हमारी बड़ी अव्यवस्था है। बरामदा घोड़े के बांधने के लिए तो बना ही नहीं था, अतः कि बरामदा है वह घोड़े के बांधने के लिए बनवाया ही नहीं गया था। अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक यानी कि परिवार स्थापित होने लगा। स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से विस्थापित, अपने स्थान से हटाया हुआ। वो कहता है कि वो बरामदा वो घोड़े को बांधने के लिए ही नहीं बनवाया गया था। उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई दरवाजे थे, उन्हीं में हमारी अपनी इच्छा से उन्हें अपनी इच्छा से उसे व्यवस्था इच्छा से अपने स्थान से उसे हटवाया गया था और शरणार्थी खिलौनों का पारिवारिक स्थापित होने लगा। रानी की गर्दन में झूल झूल कर उनके कान में रानी की कान में झूल झूल कर उनके अयान में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर अपने पटकने और हिनहिनाने लगती थी। वो कहती है कि रानी की गर्दन में हम कभी कभी फूल खोसते थे, उनके कानों और अयाल जो उसके बाल थे उसमें रानी की गर्दन में आप देख सकते हैं कि उसकी गर्दन में हम झूला झूलते थे, उनके कान और अयाल बालों में हम फूल खोसते थे और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर उसके थोड़े ही दिनों में वह हमने ऐसी उसकी मित्रता हो गई थी कि वह हमें कभी न देखे तो वह अस्थिर हो जाती थी। जो स्थिर न हो सके उसे कहते हैं अस्थिर, तो कि वह अस्थिर हो जाती थी और अपने पैर पटपटाने लगती थी और हिनहिनाने, जो आवाज़ करती है वो हिनहिनाने लगती थी। जो हमें सुबह की ओर हमें न देखे तो वह ऐसे हो जाती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। कहता है कि फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन
खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिसे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। वो कहती है कि ऐसी मित्रता हो जाने के बाद अब हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम शुरू होता है। मेरे और मेरे भाई के लिए एक छोटी सी सुंदर जीन यानी कि आप देख सकते हैं कि पिक्चर में कि जो घोड़े पर बैठकर जो उस पर रखाया जाता है, कहते हैं जीन, तो कि वह चमड़े की या कपड़े की होती है। उसके भाई के लिए और उसके लिए, दोनों के लिए, उसके लिए कपड़े की बनाई गई थी और उसके भाई के लिए चमड़े की जीन बनाई गई थी जिसे संतुलन खोले पर भी हम नहीं गिरने सकते। बाहर के चबूतरों पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते हैं और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ, वह कहती है आरूढ़ यानी कि सवारी, कि बाहर से चबूतरे पर, ये चबूतरा किसे कहते हैं, तो चबूतरा चारों ओर से खुला होता है और तो हमें घर में आगे की जो खुली जगह होती है चारों ओर से उसे चबूतरे कहती है। और गांव के लोग जब कभी पुराने के ज़माने में राजा और गांव के लोग चबूतरे पर बैठकर कोई अपराधी या कोई बात कहनी हो तो वो चबूतरे पर बैठकर कर सकते थे, तो उसे कहते हैं चबूतरा। बाहर से चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ यानी कि चबूतरे पर चढ़कर हम बारी बारी उस पर सवार होते हैं। आरूढ़ यानी कि सवारी करना, सवार होते थे और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता कि छुट्टन दौड़ने के साथ हम बारी बारी उस पर सवार होते थे और वह छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता था। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरा पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया गया। वह कहता है कि परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति जैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झुलकर तथा स्टूल के वह सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें हैं और घूमते हैं। सवेरे भाई बहन हम घूमते हैं और स्कूल से लौटने पर तीसरा पहर किसे कहते हैं, तो कि एक दिन में 8 पहर होते हैं। सूर्योदय से शुरू होकर उसे पूर्वाह्न कहते हैं और दूसरा पहर जब सूरज सिर पर आता है तो उसे मध्याह्न कहते हैं और तीसरा पहर अपराह्न दोपहर के बाद 4 बजे तक चलता है उसे कहते हैं अपराह्न। और उसके बाद 4 बजे से जो शुरू होता है 4 बजे के बाद उसे सायंकाल यानी कि संध्या काल। यहाँ पर लेखिका कहती है महादेवी वर्मा कि संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता था। सुबह तो हम सवेरे भाई बहन घूमते थे और स्कूल से लौटने पर हम तीसरा पहर और संध्या के समय हम ये कार्यक्रम फिर से दोहराया जाता था। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झुलझुल कर उसके स्टूल के सहारा उसकी स्पीड पर चढ़कर भी हम संतोष न होता था, कि ऐसा घूमकर भी हमें संतोष नहीं मिलता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर, कहते हैं कि अंत में एक दिन हम छुट्टी के दिन दोपहर में सब लोग सो जाने के बाद हम रानी को खोलकर बाहर ले गए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। वह कहता है कि एक दिन जब सब लोग सो रहे थे तो हमारी छुट्टी थी और सब लोग सो रहे तो दिन के दोपहर में कि हम रानी को खोलकर बाहर ले गए और उसके भाई के लिए चमड़े की जीन बनवाई गई थी उसे कहते हैं, तो कि उसकी नंगी वो नहीं रखी थी, इसीलिए वह कहती है कि उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी ने अपनी अधूरी शिक्षा, जो अपने शिक्षा नहीं ली थी, वह पूरी की पूरी शिक्षा लेने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में ये बालकों में
चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध होता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक ही परिवार के हैं। वह कहती है कि उस यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रकृतियों से प्रभावित नहीं हुई। जो उसे छोड़कर दोपहर में ले गए उसे वह प्रभावित नहीं हुई। वास्तव में बालक में ऐसी चेतना का विभिन्न स्तरों का बोध नहीं होता, उसे ऐसी समझ ही नहीं होती, सामान्य चेतना का उसे बोध नहीं होता। अतः वह सबको एक जैसा ही मानते हैं। पशु पक्षी वनस्पति सबको एक ही परिवार का अंग होता है, उसमें ऐसी भावना नहीं होती। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता है। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर छलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। मयूर यानी कि मोरपींछ, सिंह यानी कि सिंह की आकृति वाला सिंहासन। वो कहता है कि निक्की रानी की पूंछ से झूलता लगता था और रोजी इस इच्छा अनुसार उनकी गर्दन पर ऐसे चढ़ता उतरता था कि हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे कि उसकी पीठ पर हमें ऐसे गर्व के साथ बैठे हो, किसी राज सिंहासन पर बैठ गए हो। जो मयूर यानी कि मोर और सिंह की आकृति से बना एक की शक्ति और दुर्बलता जानती थी। दुर्बलता यानी कि जिसमें बल न हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयान पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसके पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। कि रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता की हमारी शक्ति और हमारी कमजोरी जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयान पकड़कर हम ऐसे बैठ गए कि वह अपनी दुल्की यानी कि अपनी धीमी ही चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। कि हम उसकी पीठ पर बैठे तो वह धीमी चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने उसे एक पतली संटी ही उसके पैरों में मार दी तो चोट लगने उसे ज़्यादातर चोट तो नहीं लगी, परंतु उससे उसका स्वाभिमान था उसे गहरी चोट लगी और उसे स्वाभिमान पर गहरा चोट लगा और वह उसकी आहत यानी कि घायल और वह घायल हो गई। उसकी जो स्वाभिमान था वो घायल हुआ और वह कोई दुखद स्मृति यानी कि याद वो दुखद याद उसके मन में उभर आई। वह ऐसे वेग से भानी है कि पशु पक्षियों में भी प्रेम, दया, भावना, आदर होता है। अब उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार न करे तो उसको भी चोट पहुंचती है। उसके स्वभाव यानी कि स्मृति उसकी स्वाभिमान को भी ठेस पहुंच सकती है। तो उसके भाई में जब वो शेर करने लगे तो उसके भाई ने उसकी पतली संटी मारी तो उसकी स्वाभिमान को चोट लगी और वह उसे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, उसके कोई चोट तो न लगी, परंतु उसको स्वाभिमान पर गहरा असर पड़ा। कुछ दूर मैंने अपने आप को रानी आगे का वीडियो आगे के रेखाचित्र हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।